नीलम बस रात के 3 बजे नई खरीदी हुई दर्पण को देख ही रही थी कि अगले ही पल कुछ अजीब हो गया। दर्पण में अचानक एक डरावना भयानक राक्षस धीरे धीरे उभरने लगा। नीलम घबरा गई और तुरंत दर्पण को जोर से मेज पर पटक दिया, लेकिन वह राहत की सांस ले भी नहीं पाई थी कि टूटा हुआ दर्पण खुद ब खुद दोबारा जुड़ने लगा। यह अजीब दृश्य देखकर महिला को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह सावधानी से पास जाकर देखना चाहती ही थी कि तभी अचानक दर्पण के अंदर से एक काली डरावनी हाथ जैसी चीज बाहर निकली और पल भर में उसकी गर्दन पकड़कर जोर से दबाने लगी। वह हाथ उसे दर्पण के अंदर खींच लेना चाहता था। महिला लगभग बेहोश होने वाली थी कि तभी उसके अंदर छुपा उसका रूप बदलने वाला असली स्वरूप सामने आ गया। उसने बिना सोचे समझे उस काले हाथ को जोर से काट लिया। दर्द की वजह से वह हाथ उसे धक्का देकर वापस बाहर फेंक देता है। अगले दिन सुबह बेहोश पड़ी शाओमेई को पाते हैं। वे तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं और फिर दाशान को सारी बात बताते हैं। दाशान अस्पताल पहुंचता है और जैसे ही सुनता है कि शाओमेई के हाथ में दर्पण था, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसे किसने हमला किया है। दरअसल 1 हफ्ते पहले दाशान और शाओमेई ने बाथरूम के दर्पण में उसी राक्षस की झलक देखी थी, लेकिन चूंकि कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने फैसला किया था कि इसका राज्य पता चलने तक इसे किसी को न बताइए। लेकिन वे सोच भी नहीं सकते थे कि शाओमेई फिर उसी राक्षस का सामना कर लेगी। खुशकिस्मती से शाओमेई जल्द ही होश में आ जाती है। दर्पण वाला भयानक दृश्य याद आते ही उसे लगता है कि वह चीज उनके और करीब आ रही है, मानो कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। दाशान भी समझ जाता है कि मामला गंभीर है। वे तय करते हैं कि अब कोई भी अकेले दर्पण नहीं देखेगा, यहाँ तक कि दाढ़ी बनाने के लिए भी किसी को साथ रखना होगा और केवल कुछ खास दर्पण ही इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन जैसे ही शाओमेई और लांगी दुकान लौटे हैं, शाओमेई जिद करती है कि वह दर्पण दोबारा देखना चाहती है। लांगी मजबूरी में मान जाता है, लेकिन शर्त के साथ कि वे दोनों उसके बिल्कुल पास रहेंगे। पर जैसे ही दर्पण शाओमेई के हाथ में जाता है, उसकी सतह से ताजा खून बहने लगता है। ये देखकर लांगी डर के मारे कांप उठता है। वह तुरंत दर्पण छीनकर वापस दराज में बंद कर देता है, लेकिन शाओमेई रुकने को तैयार नहीं थी। सच जानने की ठान कर वह सबसे छुकर दर्पण की दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का फैसला कर लेती है। दर्पण की दुनिया में प्रवेश करने पर वह एक अनजान आदिम दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ सभी वेसन अपनी मूल राक्षसी आकृति में घूम रहे थे, एक दूसरे से भयंकर युद्ध करते हुए, मानो यह जियो या मरो की दुनिया हो। उधर दाशान भी विशाल पत्थरों के बीच जाता है। वह बाहर की दुनिया के साथियों को हाथ हिलाकर संकेत देता है, पर वे उसे देख नहीं पाते। कुछ ही पलों में वह दृश्य भी गायब हो जाता है। तभी आसपास जानवरों जैसी चीखें गूंजती कुछ वेसन एक दूसरे को मार रहे थे। दाशान एक गोली चलाकर उनका ध्यान भटकाता है। गोली की आवाज सुनकर शाओमेई भी दाशान तक पहुंच जाती है। वे खुश भी नहीं हुए थे कि अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। वह राक्षस जिसे वे ढूंढ रहे थे आखिरकार अपनी असली शक्ल में सामने आ जाता है। उसने बस अपनी छड़ी जमीन पर टकाई और एक शक्तिशाली झटका दोनों को 100 मीटर दूर फेंक देता है। दाशान आधुनिक हथियारों से मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस पर कोई असर नहीं होता। इसी बीच बाहरी दुनिया में लांगशु उस राक्षस की जानकारी ढूंढ लेता है। वह एक प्राचीन दुष्ट दानव था और दर्पण दुनिया दरअसल उसे कैद रखने का कारागार थी। लेकिन अब दाशान और शाओमेई को बचाने के लिए उन्हें फिर से द्वार खोलना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ जब दर्पण दुनिया में एक पोर्टल खुलता है, दाशान और शाओमेई तुरंत उसमें कूद